है गाइस, वेलकम बैक। तो लास्ट टर्न पे हम लोग सीख रहे थे कि एक लोड लाइन की हम एनालिसिस किस तरह से करते हैं और क्या होती है हमारी एक डीसी लोड लाइन। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि फॉर अ पर्टिकुलर आई बी, मान लो एक ये आई बी के लिए पर्टिकुलर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है बिटवीन आई सी एंड वी सी ई। तो एक इक्वेशन बनती थी, वो बनी थी हमारी जो आउटपुट करंट है आईसी और आउटपुट वोल्टेज वीसीई के बीच में। जब हमने केवीएल इक्वेशन लगाई थी आउटपुट में, तो बनी थी हमारी वीसीई इज इक्वल टू, या एक बार ध्यान से लिख लेते हैं उसको पूरी सी। तो वीसीई इज इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसी इंटू आरसी। इसी को जब हमने रीअरेंज किया था तो कुछ इस तरह से बन गई थी कि आईसी इज इक्वल टू माइनस वीसीई बाई आरसी प्लस वीसीसी बाई आरसी। ठीक है ना। तो दिस वाज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि हमारी आईसी और वीसीई के बीच में प्लॉट हो रही थी, और इसकी जो स्लोप है दैट इज -1/RC। तो अगर वो ध्यान से देखें तो ये नेगेटिव स्लोप के साथ में एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, यानी कुछ इस तरह से। ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से अगर देखो तो फॉर ये पर्टिकुलर आई बी इज इक्वल टू कांस्टेंट मान लिया हमने यहाँ पर। ठीक। अब अगर अपन बात करें कि VCE पे ये पॉइंट, यानी अगर VCE की बात करें तो यहाँ पे IC की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो अगर IC की वैल्यू 0 पर बात करें, IC की वैल्यू 0 पर बात करें तो VCE की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बिकम VCC। आप इसको सॉल्व करके देखें। दूसरी चीज, अगर अपन VCE इज इक्वल टू 0 की बात करें, यानी इस एक्सेस की बात करें, y एक्सेस की बात करें, तो VCE इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो IC की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी VCC बाई RC। यानी इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, ये होगा हमारा VCC और ये होगा हमारा VCC बाई RC। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये बन गई हमारी एक डीसी लोड लाइन। डीसी लोड लाइन ये हम लोगों ने डीसी एनालिसिस करके निकाला था, इसी वजह से उसको बोला था डीसी लोड लाइन। ठीक है। अब अगर वो ध्यान से देखो तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। लेट अस सपोज हमने माना कि फॉर अ पर्टिकुलर वीसीई, लेट अस सपोज हमने इस वाले वीसीई के लिए मान लिया कि इस वाली वीसीई के लिए हम देखना चाहते हैं कि जो आईसी है उसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो इस आईसी वीसीई की वैल्यू के लिए ध्यान से देखो तो आईसी की वैल्यू इस कर्व के हिसाब से ये आ रही है और इस कर्व के हिसाब से ये आ रही है, बट ये तो पॉसिबल नहीं है। बात क्लियर है ना। ये जो ग्राफ बनाया है, जो ये वाला पर्टिकुलर ग्राफ है, इसको अपन दूसरे चौक से दिखाते हैं। ये वाला ग्राफ, दिस ग्राफ इज द एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल ग्राफ। ठीक है ना। ये हमारा एक्चुअल ग्राफ है जो होना चाहिए, और ये जो हमारी जो लाइन आई है, ये लाइन है जो एक्चुअल में हमने केवीएल इक्वेशन लगा के निकाला था, ये वाला इक्वेशन। तो जो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ये होना चाहिए, बट हमने जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स किए उसके हिसाब से ये आना चाहिए। ठीक। तो बट दो वैल्यूज तो पॉसिबल नहीं। अब अगर बहुत ध्यान से देखो तो उसी तरह से यहाँ पर मान लो इस वाली VCE के लिए यहाँ पर देखो तो दो वैल्यूज आएंगी, एक ये वैल्यू एक ही वैल्यू। बट अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो VCE की एक्चुअल वैल्यू है, यानी ये वाली जो एक्चुअल वैल्यू है, ये VCE की जो पर्टिकुलर वैल्यू, मान लो इसको हम VCEQ लिख दिए। ठीक है ना। और उस पे जो IC की वैल्यू आएगी, इसको अपन ICQ लिख देते हैं। ये जो IC की, इसको साफ साफ लिखता है थोड़ा सा, ये था VCC बाई RC और ये हमारा आ गया ICQ। ठीक है ना। इस पे जो IC की वैल्यू आई है, एक सिंगल वैल्यू आई है। इसका मतलब क्या है, ये एक इकलौती ऐसी वैल्यू है जो कि पॉसिबल है अपने आपस में एक्चुअल में इसको गेन करना। ठीक है ना। इसको हम एक्चुअल में प्राप्त कर सकते हैं, बट इसके अलावा की जो भी वैल्यूज होंगी वो स्टेबल वैल्यूज नहीं होंगी। इसका मतलब क्या है, ये एक स्टेबल पॉइंट है। इस पॉइंट की वैल्यूज ही एक्चुअल में असली वैल्यूज हो सकती हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं क्यू पॉइंट या क्यूसेंट पॉइंट्स और क्यूसेंट पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट। इसमें कोई दिक्कत? तो इस पॉइंट को बोलते हैं क्यू पॉइंट, क्वेश्चन पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट। इस पॉइंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि केवल इस पॉइंट पे आईसीई और वीसीई की वैल्यूज जो है वो पॉसिबल हैं। यानी इस पॉइंट पे जो ट्रांजिस्टर होगा वो हमारा स्टेबल होगा, इसके अलावा किसी भी वैल्यू पे ट्रांजिस्टर स्टेबल नहीं होगा। बात क्लियर है ना। और ये वैल्यूज जो जनरली आइडियल वैल्यू होती है
क्यू पॉइंट की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो हमारी आनी चाहिए VCE इज इक्वल टू VCC बटा 2, यानी VCC डिवाइडेड बाई 2 पर, यानी हाफ ऑफ VCC पे, यानी ये जो वैल्यू आइडियल होनी चाहिए वो होनी चाहिए VCC बाई 2 पे, यानी बेस्ट पॉइंट होता है अगर हमें किसी भी एक अच्छे स्टेबल पॉइंट को प्राप्त करना है। यहां तक बात क्लियर? तो अगर यहां तक बात समझ आ गई तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट लाइक करो और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके जरूर बताएं कि यहां तक का पॉइंट आपको कैसा लगा। ठीक, चलो अब चलते हैं आगे। तो ये हो गया हमारा एक आइडियल पॉइंट जो कि होना चाहिए। ठीक भाई, ये हो गया डीसी एनालिसिस, ये होगा क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट आप किस तरह से याद रखेंगे? क्यू पॉइंट इज द मोस्ट स्टेबल पॉइंट जहां पे VCE और IC की वैल्यू जो होती है एक्चुअल में पॉसिबल होती है। इसको, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे किस तरह से लिखेंगे? VCE, IC, ठीक है ना, ये इनके इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। ये होती है हमारी लोड लाइन, ये हो गया हमारा क्यू पॉइंट। तो मान लो अगर हम किसी दूसरे आईबी की बात करें तो यहाँ पे मान लो कोई दूसरी आईबी थी, अगर हम किसी एक अन्य आईबी के लिए खींचे तो हमारा क्यू पॉइंट यहाँ आ जाएगा, किसी दूसरी आईबी के लिए खींचे तो हमारा क्यू पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। बट जो हम आइडियली रखेंगे वो VCC बाई 2 के लिए रखेंगे, तो उस आईबी पे हम एक्चुअल वैल्यू को फिक्स कर देंगे। तो जब वो आईबी रखेंगे तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो आईसी आएगी दैट विल बी द एक्चुअल आईसीसी, जिसपे कि हमको आईसी जिसपे कि हमें एम्पलीफिकेशन जो होगा वो अच्छा प्राप्त होगा। यहां तक बात क्लियर है? पक्का? चलो इसको उतारो। ठीक, नोट हो गया? अब देखो आगे, अब जो हम आगे बात करेंगे वो बात करेंगे एसी लोड लाइन पे। एसी लोड लाइन क्या होती है? फिगर यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन को चलो नया बना देते हैं। ये इक्वेशन अपने दिमाग में थोड़ा सा आप रखेंगे। अब ध्यान से देखो, जो हम एसी को साफ कर लेते हैं, पूरी एनालिसिस करते हैं इसका। देखो ध्यान से, अगर अपन एसी एनालिसिस की बात करें तो एसी एनालिसिस के लिए हम क्या करेंगे? ध्यान से देखो, अगर हम एसी एनालिसिस की बात करें तो फॉर एसी एनालिसिस जो हम सारे डीसी सोर्सेज होंगे, डीसी सोर्सेज क्या कर देंगे? जीरो। क्या कर देंगे? जीरो। क्या कर देंगे? जीरो। ठीक, और जो हमारा XC की वैल्यू होगी, यानी हमारी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2 पाई FC। कल बात करी थी इस पे, 1/2 पाई FC, यानी ये हमारा जो आया था अब लगभग जीरो के ऑर्डर का आता है, मतलब जीरो नहीं बट फिर भी काफी कम होता है ये। तो इसको हमने किया था शॉर्ट सर्किट, याद है ना, शॉर्ट सर्किट किया था। तो जो हमारा एक्चुअल फिगर होता है वो कुछ इस तरह का था। ये V आउट है, ये V इन है, ये हमारा कैपेसिटेंस 1, कैपेसिटेंस 2, RC एंड RB। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक भाई, ये मैं बात समझ आई थी कल। तो अब इस पे अगर हमने एसी एनालिसिस करी है, सारे जो डीसी सोर्सेज होंगे, यानी डीसी सोर्स में क्या लगा हुआ? VCC, तो VCC की जो भी वैल्यू होगी उसको हम जीरो कर देंगे। VCC की वैल्यू की क्या कर देंगे? जीरो। और ये जो हमारे कैपेसिटर लगे हुए C1 एंड C2 इनको क्या कर देंगे? शॉर्ट सर्किट। तो अगर शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो ध्यान से देखो, हमारी जो AC इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा किस तरह से बनेगा? AC इक्विवेलेंट सर्किट। देखो ध्यान से, ये शॉर्ट सर्किट कर दो, ये शॉर्ट सर्किट, और इसको कर दो जीरो, यानी यहीं पे करते हैं। ध्यान से देखो, इसी में बनाते हैं। ये तो जीरो हो गया, यानी इसको ग्राउंड कर दो। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड हो गया। ये वाले हटा के यहाँ प्लेन वायर से रिप्लेस कर दो। ठीक, ये हटा दो, प्लेन वायर से रिप्लेस कर दो। और कुछ हुआ? बस। अब ध्यान से देखो, तो हमारा जो ये टर्मिनल है ये भी ग्राउंड से कनेक्टेड है, RB भी ग्राउंड से कनेक्टेड है, RC भी ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो इसको हम कुल मिला के एक अच्छा सा एक सर्किट रीअरेंज करके बना ले अगर, तो कुछ इस तरह से दिखेगा ये। ध्यान से देखना, जो हमारा RB है, RB को हम यहाँ ग्राउंड मिला दे रहे हैं। देखो ध्यान से, RB को ग्राउंड मिला दिया। ये RC जो है, RC को भी ग्राउंड मिला दे रहे हैं, ये कुछ इस तरह से। ठीक, ये हमारा V इन लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक, और यहां पर मिला हमको V आउट। बात क्लियर है यहाँ पर? ये हमारा RB, और इसको हम टोटल आउटपुट रेजिस्टेंस दिए गए RAC, क्योंकि जो एक्स्ट्रा लोड रेजिस्टेंस इसमें कुछ ऑफर होगा। अब ध्यान से देखो, बात RC भी लिख दो तो कोई खास दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। अब एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो हमारा ग्राफ आया था, ग्राफ कुछ इस तरह से आया था हमारा कि
ये था, और ये हमारी थी VCE क्यू, और ये थी हमारी IC क्यू। ठीक, अब क्या होगा, जब हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे तो इनपुट सिग्नल की वजह से जो वोल्टेज होगा, जो VCEQ होगा, उसकी वैल्यू कुछ बढ़ जाएगी। बात क्लियर हो रही है ना, यानी वोल्टेज ड्रॉप कुछ होने लगेगा उसके क्रॉस, और जो ICQ होगा उसकी वैल्यू भी करस्पॉन्डिंगली बढ़ जाएगी। ध्यान से देखो, तो जब हम IC की वैल्यू लिखेंगे इसमें, मान लो कहां पर, इसको एक काम करो, ये वाला सर्किट बना लो, इसको साफ कर दे रहे हैं, ठीक है ना, इधर जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, देखना ध्यान से। मान लो हम अगर बात करें कि सबसे पहले ये था, इधर था हमारा VCE, यानी कट ऑफ रीजन में होता है VC, और ये हमारा क्या था, याद है ना, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन, तो ये रीजन हमारा कट ऑफ रीजन, सॉरी सैचुरेशन रीजन था, ये हमारा कट ऑफ रीजन था। तो अगर हम IC की बात करें तो कट ऑफ रीजन में है, और IC कट ऑफ की वैल्यू जो लिखेंगे हम, IC इन कट ऑफ रीजन, इसकी वैल्यू जो लिखेंगे, हमने क्या बोला कि एक जो वैल्यू है करंट की, वो ICQ तो पहले से ही थी क्यू पॉइंट पे, बट एक्स्ट्रा जो सप्लाई आ गई है उसकी वजह से उसमें कुछ ऐड हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक RC ऑफर हो रहा है, यानी जो बाहर का वोल्टेज है VCEQ, जो क्यू पॉइंट था, उसका वोल्टेज इनटू बाहर का रेजिस्टेंस ऑफर होने लगेगा RAC। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब जो हमारा VCE होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हमारा सैचुरेशन रीजन में है, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से, वो पहले क्या थी केवल VCEQ, अब क्या हो जाएगी, जो एक्स्ट्रा करंट गई है, एक्स्ट्रा करंट क्या है, बेसिकली मान लो एक तरह से ICQ बाई RC, करेक्ट है ना, सॉरी हाँ RAC, यहां तक कोई दिक्कत? इसको नोट करो। करेक्ट है? अब देखो, एक मिनट, गड़बड़ लिख दिया ना यहाँ पे, आई सॉरी V अपॉन R, ठीक है ना, और ये हमारा, ये करेक्ट है, नहीं इसमें भी करेक्शन की जरूरत है, ये हमारा RAC ऊपर, V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V, हाँ ये ठीक। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे बन गए, इसको नोट कर लिया ना, करेक्ट कर लेना इसको। ठीक, तो ये दो इक्वेशन हमारी बन गई, जो एक्स्ट्रा हमारी AC के लिए, जब AC एनालिसिस करेंगे तो जो IC और VC इक्वेशंस आएंगे कुछ इस तरह से आएंगी। अब ध्यान से देखो, तो हम करेंगे क्या इसमें, मान लो AC की वजह से जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऑफर हुआ, उसका जो टोटल समेशन आया है वो ये आया है, ठीक है ना, या इसको भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ था, मान लो ये RC था हमारा, और RC के साथ में जो लोड हम लगाते हैं वो मान लो ये लगा हुआ RL, तो जो अब जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, RAC, इसको ऐसे लिख सकते हैं, RAC जो है दैट इज RC इन पैरेलल विद RL, ठीक है ना, या लिख सकते हैं RC RL पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपॉन RC प्लस RL। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा RAC। अब ध्यान से देखो, जो पहले हमारी जो इक्वेशन आई थी, जो DC एनालिसिस में करी थी, उसमें जो स्लोप आई थी, पीछे देखो M की वैल्यू क्या आई थी, -1/RC, क्योंकि पहले जो आउटपुट का रेजिस्टेंस था वो RC था। अब हमने क्या कर दिया, RC और RL का कॉम्बिनेशन, यानी RAC। तो अब जो हमारी स्लोप आ गया, M प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/RAC, पहले RC थी अब RAC हो गया। अब ध्यान से देखो, तो RC जो होगा वो RAC से बड़ा होगा, क्यों, लेट सपोज एक एग्जांपल मान लिया कि RC की वैल्यू है 5 ओम और RL की वैल्यू है 5 ओम, ऐसे मान लिया हमने। तो ध्यान से देखो RAC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से RAC अगर हम निकालना चाहें तो देखो कितना आएगा, 5 5 25 अपॉन 5 5 10, यानी 2.5। ध्यान से देखो, तो RAC की जो वैल्यू आ रही है वो RC से कम आ रही है, RAC इज लेस देन RC। अगर RAC की वैल्यू RC से कम है, यानी जो M प्राइम आएगा वो हमारा ज्यादा आएगा M से। RAC हमारा छोटा है, यानी पूरी क्वांटिटी बड़ी होगी, यानी स्लोप जो आएगी इसकी ज्यादा आएगी, यानी इसमें जो हम AC बनाएंगे, AC लोड लाइन, उसकी जो स्लोप आएगी कुछ इस तरह से, बट वो भी पास होगा Q पॉइंट से, क्योंकि Q पॉइंट इज द मोस्ट स्टेबल पॉइंट, ठीक है ना। तो ये भी कहां से पास होगा, हमारा Q पॉइंट से। तो ये होती है हमारी AC लोड लाइन। AC लोड लाइन की स्लोप ज्यादा होगी, क्यों ज्यादा होगी, आपने भी देख लिया कि ये जो हमारा RAC है दैट विल बी लेस देन RC, इसलिए स्लोप हमारी ज्यादा होगी। अब बात करते हैं पॉइंट्स की, तो पॉइंट्स क्या हमारे, ये हमारा IC वाला पॉइंट है, जो कि ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट मान लो ये P है, और ये हमारा Q है, सॉरी ये Q है। तो ये पॉइंट हमारा P है और ये पॉइंट हमारा
Q पॉइंट है। अब वहां पे जगह नहीं है, इस वजह से आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। P पॉइंट की ये कोऑर्डिनेट पूरे और Q पॉइंट की ये कोऑर्डिनेट पूरे। ध्यान से देखो, VCQ से कुछ ज्यादा आ रहा है, ये वाला VC में कुछ ऐड होके आ रहा है और ये वाला ICQ में कुछ इतना ऐड होके आ रहा है। तो इस तरह से हमें AC लोड लाइन के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? इसको नोट कर दो फटाक से। नोट हो गया? चलो, आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? देखो भाई, सरप्राइज सरप्राइज। सरप्राइज तो कोई नहीं है, बट अपन कुछ जानते हैं इसके बारे में कि डीसी बायसिंग स्टार्ट कर रहे हैं। डीसी बायसिंग अपन कहां से स्टार्ट करेंगे? ध्यान से देखो, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। अगर अपन डीसी बायसिंग की बात करें तो डीसी बायसिंग की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले ये बात समझते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ डीसी बायसिंग। क्या होती है रिक्वायरमेंट? सबसे पहले ये बात समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक इक्वेशन आई थी, जो आईसी की इक्वेशन आई थी, वो आई थी मेरे पास बीटा टाइम्स आईबी प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स आईसीबीओ, या इसी को हम आईसीओ भी लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं आईसीओ। यही हमारी लीकेज करंट होती है, ठीक। तो ये बात आई थी। अब जो बात करी थी हम लोगों ने कि आईसीबीओ क्या था, आईसीबीओ जो था वो हमारी रिवर्स सैचुरेशन करंट थी। और जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है वो जनरेट होती है थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। क्यों जनरेट होती है? क्योंकि उसमें जो जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो जनरेट होते हैं और उसकी वजह से आती है हमारी रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट का आपको रीजन पता है। अब बहुत ध्यान से अगर सोचो तो जैसे जैसे आईसी बढ़ेगा, मान लो हमने क्या किया कि मान लो आईसी की वैल्यू बढ़ाई। अगर आईसी की वैल्यू बढ़ाई इसका मतलब क्या है, या ऐसा समझ लो कि टेम्परेचर की अगर वैल्यू बढ़ाई, मान लो टेम्परेचर डिपेंडेंसी हम देखें तो टेम्परेचर की अगर वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, यानी आईसीबीओ की वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी। अगर आईसीबीओ की वैल्यू बढ़ जाएगी दैट मींस आईसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर आईसी की वैल्यू बढ़ेगी मतलब ज्यादा करंट फ्लो होगी तो अब हीट भी ज्यादा जनरेट होगी, और हीट ज्यादा जनरेट होगी फिर से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, यानी टेम्परेचर और इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर और इंक्रीज किया, जब टेम्परेचर और इंक्रीज किया, सिमिलरली आपका ये प्रोसेस चलता रहेगा और इस तरह से आपका जो ट्रांजिस्टर है दैट विल डिस्ट्रॉय, वो हमारा खराब हो जाएगा। और ट्रांजिस्टर अगर खराब हो जाएगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मल रनअवे। क्या बोलते हैं? थर्मल रनअवे। तो थर्मल रनअवे से बचने के लिए भी हम ये इसका मेन रीजन है बेसिकली कि थर्मल रनअवे से बचने के लिए भी हम ट्रांजिस्टर बायसिंग का यूज करते हैं। ये एक रीजन हो गया इसका कि क्यों हम इसका यूज कर रहे हैं। तो थर्मल रनअवे क्या है? कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मान लो टेम्परेचर डिपेंडेंसी चेक करना चाहते हैं, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से जो रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट है उसकी वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज करेगी। और लीकेज करंट अगर इंक्रीज करेगी तो बाय दिस इक्वेशन IC will increase, and if IC will increase then the temperature of the transistor will also increase, and the temperature of the transistor will also increase if then this process carries on। ये प्रोसेस चलता रहेगा और इस तरह से ट्रांजिस्टर हमारा खराब हो जाएगा, जिसको बोलते हैं थर्मल रनअवे। इससे बचने के लिए हम डीसी बायसिंग का यूज करते हैं। बात क्लियर है? बायसिंग से हम ट्रांजिस्टर को इस तरह का बनाना चाहते हैं कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट ना रहे। बात समझ रही ना? टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं रहेगा तो हमारा जो थर्मल रनअवे है वो नहीं होगा। और हम जो एम्पलीफिकेशन चाहते हैं, फेथफुल एम्पलीफिकेशन चाहते हैं, फेथफुल एम्पलीफिकेशन से हम क्या समझते हैं कि लेट अस सपोज हम इस तरह का सिग्नल जो दे रहे हैं तो हमें आउटपुट में भी इसी तरह का सिग्नल मिले। ये नहीं कि हमें आउटपुट में कुछ इस तरह का सिग्नल मिला है, ये तो भाई साहब चला यहाँ इस तरह से हुआ, फिर ये इस तरह से यहाँ कुछ इससे हो गया, ये हो गया। ये हम नहीं चाहते हैं। अगर इससे हमें बचना, फेथफुल एम्पलीफिकेशन चाहिए तो हम जिन सावधानियों को बरतना चाहते हैं उन सावधानियों को अगर हम नहीं बरतेंगे तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं मिलेगा। और अगर फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं मिलेगा तो एम्पलीफायर का कोई यूज ही नहीं रह जाएगा। समझ आ रही है बात? अगर बात समझ आ रही तो वीडियो को अभी से अभी बिल्कुल लाइक करो और सब्सक्राइब बटन को बिल्कुल तहस नहस डिस्ट्रॉय, थर्मल रनअवे कर दो एकदम से। बात क्लियर है? इसके बाद क्या बात करते हैं? बहुत ध्यान से देखो। दूसरी चीज क्या होती है कि कभी कभी हम करते क्या है कि मान लो हमारा पूरा सर्किट बना हुआ है, ठीक है ना,
पूरा सर्किट बना हुआ, उसमें मान लो जो ट्रांजिस्टर केबल था वो ट्रांजिस्टर खराब हो गया। भाई अगर आप आगे चल के जब पढ़ेंगे या आपने पढ़ा भी होगा कि जो हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाते हैं, यानी चिप्स होती है हमारी, चिप में क्या होता है, पूरा का पूरा सर्किट डिजाइन होता है, या बोल सकते हैं जितना भी हमारी मदरबोर्ड वगैरह में पूरा सर्किट होता है पूरा डिजाइन होता है इंटरनली, और उसमें अगर एक इंस्ट्रूमेंट भी खराब होता है तो हमें पूरा का पूरा सर्किट बदलना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो होता क्या है उससे कि मान लो ट्रांजिस्टर खराब हुआ, अब ट्रांजिस्टर खराब हुआ तो हमें ट्रांजिस्टर चेंज करना पड़ेगा, तो जब ट्रांजिस्टर चेंज करना पड़ेगा तो हमें पूरा का पूरा सर्किट चेंज करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर चेंज करने से उसका जो फैक्टर होता है गेन फैक्टर बीटा, वो बीटा चेंज हो जाएगा, और बीटा चेंज हो जाएगा तो जो एम्पलीफिकेशन हमको मिल रहा है वो चेंज हो जाएगा, लगा समय के साथ वो चेंज होता रहेगा अगर बीटा चेंज करेंगे हम, ठीक है ना। तो अगर हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो बीटा के इंडिपेंडेंट हो तो जो हमें एम्पलीफिकेशन होगा वो हमारा एक फेथफुल एम्पलीफिकेशन होगा। बात क्लियर है ना। तो ये इसका दूसरा यूज है कि अगर हम ट्रांजिस्टर को भी चेंज करेंगे तो उससे भी हमारा जो गेन है या एम्पलीफिकेशन है, जो फेथफुल एम्पलीफिकेशन है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, और वो इफेक्ट हम नहीं चाहते हैं। उससे बचने के लिए भी हम ट्रांजिस्टर बायसिंग का यूज करते हैं। अब बायसिंग किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम उसको सर्किट को अरेंज करते हैं, इसको हम देख लेते हैं आज कि इसका बेसिक क्या है, ठीक है ना। इस चीज को नोट करते हैं, तो ध्यान से देखना, दोनों पॉइंट नोट करके रखना। पहली चीज थर्मल रनअवे से हमको बचना है, बात क्लियर। दूसरी चीज जो बीटा है ये भी नहीं बताना चाहिए। तीसरी इसमें एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी फैक्टर। उसको समझ लेते हैं क्या होता है स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो कुछ इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं कि विद द चेंज ऑफ कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट का जो चेंज है वो आईसीओ के साथ, यानी बोल सकते हैं लीकेज करंट के साथ किस तरह से उसमें चेंज हो रहा है, इसी को बोलते हैं हम स्टेबिलिटी फैक्टर। यानी हम चाहते हैं कि जो आईसी है उसमें कम से कम चेंज हो, इसका मतलब हम चाहते हैं कि जो एस है वो कम से कम रहे, या स्टेबिलिटी फैक्टर कम से कम रहे। इसका मतलब क्या है, हम चाहते हैं कि जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो हमारा बिल्कुल डाउन हो जाए और स्टेबिलिटी जो एक्चुअल में है वो बढ़ जाए। यहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर से आप अगर अंदाजा लगाएं तो आपको लगेगा स्टेबिलिटी फैक्टर का मतलब इसको ज्यादा होना चाहिए, बट एक्चुअल में इसका नाम जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था इनस्टेबिलिटी फैक्टर। ये इनस्टेबिलिटी को दिखाता है, ये कम से कम होनी चाहिए, स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, बट इसका नाम जो है क्या ही कर सकते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर पड़ा हुआ है, तो एक्चुअल में उसका नाम होना चाहिए था, वो होना चाहिए था इनस्टेबिलिटी फैक्टर। तो एस शुड बी लेस, एस शुड बी लेस, एस शुड बी लेस, ठीक। तो जितना ज्यादा एस कम होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हाई होगी। तो हम चाहते हैं कि जो एस है वो कम से कम रहे। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास जो आईसी का फॉर्मूला था वो कुछ इस तरह से था कि बीटा टाइम्स आईबी प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स आईसीओ या आईसीबीओ। तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू आईसीओ, या सॉरी विद रेस्पेक्ट टू अपन आईसी को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां हो जाएगा 1, ये हो जाएगा बीटा इंटू डी आई बी बाई डी आई सी, और ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा इंटू डी आई सी ओ अपॉन डी आई सी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, हमें निकालना है किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। ये हो गया हमारा जो स्टेबिलिटी फैक्टर है आईसी अपॉन आईसीओ, ये आईसीओ अपॉन आईसी मतलब 1 अपॉन एस लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू बीटा टाइम्स डी आई बी अपॉन डी आई सी प्लस 1 प्लस बीटा अपॉन एस। करेक्ट है। तो ध्यान से देखो हम क्या करेंगे, इस वाले पूरे टर्म को इस तरफ लाएंगे, यानी हो जाएगा 1 माइनस बीटा इंटू डी आई बी अपॉन डी आई सी इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा बाई एस। यानी जो एस की वैल्यू आएगी कुछ इस तरह से आ जाएगी कि 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा इंटू डी आई बी अपॉन डी आई सी। ये होता है स्टेबिलिटी फैक्टर का एक्चुअल फॉर्मूला जो इसी से डराइव किया है। हम इसी के टर्म्स में सारी बातें करेंगे। तो ये बात हो गई स्टेबिलिटी फैक्टर की, यानी 3 चीजें हमने देखी। पहली चीज क्या थी कि ट्रांजिस्टर का इफेक्ट क्या हो रहा था, उसके चेंज होने से जो हमारा जो एम्पलीफिकेशन है उस पर फर्क पड़ता है। दूसरी चीज हमने देखी थी कि बीटा यानी ट्रांजिस्टर चेंज करने का फर्क पड़ रहा है। तीसरी चीज स्टेबिलिटी फैक्टर। इन सारी चीजों को आप याद रखेंगे। तो फाइनली हम आते हैं अपने बायसिंग सर्किट्स पे। कितने तरह के हम पढ़ने वाले हैं उनको देख लेते हैं, बट इसको स्टार्ट आज नहीं करेंगे, सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं इसका। तो जो डीसी बायसिंग सर्किट है वो अपने सिलेबस में हम 4 तरह के पढ़ने वाले हैं।
पहला जो डीसी बायसिंग सर्किट पढ़ेंगे दैट विल बी फिक्स्ड बायस सर्किट, फिक्स्ड बायस सर्किट। दूसरा होगा हमारा कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट, कलेक्टर टू बेस बायस। तीसरा हमारा होगा एमीटर बायस सर्किट, और चौथा हमारा होगा वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट। क्या होगा? वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट। बात क्लियर? तो इन चारों सर्किट्स को हमें आज कल से नए टॉपिक में पढ़ना है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है ना? और आज के अगर आपको लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। ठीक, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।